नमस्कार मित्रों। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उसमें जो सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वो है कि सरकार जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है, महिला आरक्षण बिल है, उसको एग्जीक्यूशन लेवल पर लाना चाहती है। उसके लिए चाहे वो डिलिमिटेशन करना पड़े, संसद में संख्या बढ़ानी पड़े। बताया जा रहा है कि 800 से ज्यादा 850 सांसदों की संख्या कर दी जाए तो उसमें 271 270 महिलाओं की सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी। इसी तरह से विधानसभाओं में भी वो नंबर बढ़ जाएगा। 33% नंबर बढ़ना है, लेकिन वो ऑलमोस्ट करीब करीब 50% के करीब आ जाएगा बढ़ के, मतलब उनका नंबर बढ़ जाएगा। तो पॉलिटिकल जो हमारा सिनेरियो है, बोर्ड रूम है, पॉलिटिकल बोर्ड रूम, उसमें महिलाओं की संख्या आज या कल बढ़ जाएगी। इस मॉनसून सेशन में हो गया तो ठीक है, नहीं तो विंटर सेशन में होगा। लेकिन अब सरकार ने मानस बना लिया और 2029 के चुनाव से पहले वो महिला आरक्षण बिल को लागू कर ही लेगी, हर हाल में ऐसा माना जा रहा है। लेकिन क्या असली ताकत जो हमारे बोर्ड रूम्स हैं, बोर्ड रूम्स मतलब बिजनेस बोर्ड रूम्स हैं, वहां पर महिलाओं की ताकत बनी है? बहुत सारी महिलाएं हमारी आई हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं, कुछ ने स्टार्टअप्स भी शुरू किए हैं। बहुत सारी महिलाएं बोर्ड रूम में भी आई हैं। उनमें से कुछ को कहा जाता है कि वो परिवार की वजह से आ गई, लेकिन मैं इसको मानता नहीं, क्योंकि लड़के भी जो बोर्ड रूम में होते हैं बड़े इंडस्ट्रीज में, वो भी परिवार से ही आते हैं। लेकिन असल में क्या है, क्या बोर्ड रूम में, बिजनेस बोर्ड रूम में महिलाओं की ताकत बढ़ रही है? केवल पैसे की वजह से बढ़ रही है, निर्णय की वजह से बढ़ रही है, फैसले वो ले सकती हैं, और उनकी ताकत से क्या बिजनेस की जो शक्ल है, तस्वीर है, वो बदल रही है? इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे हम हमारे मित्र नीरज वाजपेयी साहब से, जिनकी नजर बोर्ड रूम पर रहती है। बहुत सारे मित्र उनके जो हैं वो बोर्ड रूम के मेंबर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं। सर बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। देखिए, हम दिल्ली में तो ये बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के बहाने राष्ट्र भर में बदलाव हो जाए, पॉलिटिकल बोर्ड रूम्स में महिलाओं की तादाद बढ़ जाए, विधानसभाओं में और लोकसभा में। आप जिस बोर्ड रूम को देखते हैं बिजनेस को, असली वो है लक्ष्मी मैया की कृपा वाला। तो जो जय लक्ष्मी मैया, तो ये जो बोर्ड रूम है उसमें लक्ष्मी मैया यानी महिलाओं की हिस्सेदारी कैसी हो रही है, कितनी बढ़ रही है, और क्या वो उस बिजनेस को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रही है? आपके यहाँ जो प्रयास हो रहा है कि महिलाओं की संख्या बढ़े और रिजर्वेशन के थ्रू लेके आए, वो हमारे यहाँ वैसा नहीं है। लेकिन दोनों में कोई मूलभूत अंतर नहीं है। तस्लीमा नसरीन एक लेखिका हुई है और उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, लज्जा जी। तो उसकी वजह से बड़ी फेमस हुई थी। लेकिन उनका एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट, एक कोट है जो मैंने करीब 15-20 साल पहले कहीं सुना था किताब पढ़ते हुए उनका, कि एशिया की महिलाएं लोहे के पिंजरे में बंद हैं और अमेरिका और यूरोप की महिलाएं सोने के पिंजरे में बंद हैं। फर्क कोई नहीं है दोनों में, दोनों पिंजरे में है। कमोबेश यही स्थिति हमारे बोर्ड रूम्स में भी है। जो बिजनेस बोर्ड रूम्स में महिलाएं हैं उनकी भी स्थिति है कि अच्छी नौकरी, एक फैंसी डेजिग्नेशन, बढ़िया पैकेज, अच्छा सीटीसी, बढ़िया लग्जरी कार, सब कुछ है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। पहली बात तो यह है कि बहुत कम महिलाएं हैं जो बोर्ड रूम में टॉप पे पहुंची हैं, और जिसको आप कह रहे थे कि फैमिली की वजह से पहुंची, ये बिल्कुल सच है कि उसमें से जो लोग हैं उसमें से मोर देन 90% फैमिली की वजह से है। 10% ऐसी होंगी जो अपनी मेहनत से वहां तक पहुंची हैं। बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज भी इंडियन बोर्ड रूम्स में, चाहे वो पॉलिटिकल बोर्ड रूम हो या बिजनेस बोर्ड रूम हो, डिसीजन मेकिंग उनके पास नहीं है। अच्छी नौकरियां, अच्छे जॉब है, नहीं है कि जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब एब्सोल्यूट टर्म में नहीं कि एक भी नहीं होगी, 1 2 4 है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये असली प्रॉब्लम है कि अगर हम उनको लेके आए हैं या उनकी तरक्की है, तो उनको ये फैसला लेने का अधिकार है क्या कि वो अपने मन से उस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को तय करें, उसका बिजनेस प्लान क्या होगा, वो कैसे ग्रो करिए, वो कंपनी कैसे खड़ी करना चाहते हैं। उसमें महिलाओं की भागीदारी नगण्य है, नेग्लिजिबल है। कुछ स्टार्टअप्स जो अब बन रहे हैं उसमें जो नई लड़कियां आ रही हैं पढ़ लिख के, वो कोशिश कर रही हैं, तो चूंकि वो स्क्रैच से शुरू कर रही हैं तो वो हो जाता है, लेकिन वहां सक्सेस रेट ही 99%, फेलियर रेट है 1% है, तो वैसे भी संख्या कम हो गई है। ये मुझे लगता है कि भारत की जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है, भारत की क्या पूरी दुनिया में ही है, उसकी ये मूलभूत समस्या है कि वो अपनी पावर डेलीगेट नहीं करना चाहते। बड़े बड़े ऑफिसेज में आप देखिए जाके, हम लोग कॉर्पोरेट में नौकरी करके आए हैं, नहीं है, ये सच्चाई है कि उनको राइट नहीं दिए जाते हैं या उनको उतना प्रमोट नहीं किया जाता है कि वो फैसला लेने की स्थिति में आ पाए।
और मेरा मानना है कि जो भी कुछ चल रहा है उसमें जब तक आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं आएगी तब तक विमेन एम्पावरमेंट का कोई मतलब नहीं है। चाहे वो एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए या सीईओ बन जाए, उसका कुछ असर नहीं होता है। तो ये भारत की एक कड़वी सच्चाई है। अंडर 40, अंडर 50, अंडर 30 की बहुत सारी लिस्ट आती रहती है, लेकिन उनको जब आप डीप में जाके देखेंगे तो आपको हकीकत कुछ और दिखेगी। ये एक बिटर ट्रुथ है इंडिया का। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों है? देखिए, जैसे सक्सेसफुल लीडर्स में हमारे यहाँ पॉलिटिकल लीडर्स में इंदिरा गांधी का नाम लिया जाता है, जो बड़ी ताकतवर महिला रही। ममता बनर्जी का नाम लिया जाता है, भले वो अभी चुनाव हार गई हो लेकिन लंबे समय तक रही है। मायावती का नाम लिया जाता है, जयललिता का नाम लिया जाता है। ऐसी कुछ और महिलाएं भी होंगी जो निचले स्तर पर भी होंगी, वो इसको काम कर रही हैं। दूसरा, पॉलिटिकल यदि वोट के हिसाब से, चुनावों के हिसाब से देखें तो उनका जो विनिंग परसेंटेज है वो पुरुषों के मुकाबले में ज्यादा है। हालांकि उसकी वजह एक ही है कि वो कम सीटों पर लड़ रही हैं तो वो विनिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन जब आप बिजनेस बोर्ड रूम की बात कर रहे हैं तो वहां जब बेटे आते हैं, वो भी उनकी सक्सेस रेट कितनी है पता नहीं। तो जब बेटियां वहां पर आ रही हैं तो उसमें क्यों चिंता करते हैं वो पेरेंट्स? क्योंकि बिजनेस को तो ओवरऑल वो देख ही रहे हैं। बेटे आए, और जब बेटे आते हैं तब तो आप ये चर्चा नहीं करते कि वो फैमिली से आए हैं बोर्ड रूम में। बेटियां आती हैं तो हम फैमिली में बोर्ड रूम की चिंता करते हैं, फैमिली की चिंता करते हैं। इसके विजय जी दो जवाब हैं। एक तो कन्वेंशनल जवाब ये है कि बेटी अगर आ रही है बोर्ड रूम में और वो फैसले कर रही, तो हम मान के चलते हैं कि बेटी दूसरे घर की, पराया धन है ना वो, तो शादी के बाद वो दूसरे घर की हो जाएगी, तो वो हमारी फैमिली के लीनिएज को, हमारी ब्लड लाइन को आगे नहीं बढ़ा रही है, वो दूसरी फैमिली की ब्लड लाइन को आगे बढ़ाएगी। तो पहला तो कन्वेंशनल रूढ़िवादी कारण ये है कि हम अपनी पावर डेलीगेशन उस व्यक्ति को क्यों करें जो फैमिली से बाहर चला जाएगा, उसका सरनेम चेंज हो जाएगा, उसकी लीनियज चेंज हो जाएगी। तो बड़ा कारण तो ये है, बेटा कितना ही अयोग्य क्यों ना हो लेकिन उसकी ब्लड लाइन सेम रहेगी, उसका सरनेम सेम रहेगा, उसको वहीं जाना जाएगा, तो इसलिए भी डेलीगेशन नहीं होता है। तो एक ये कारण। दूसरा कारण जो आपने कुछ नाम लिए, इंदिरा गांधी जी का, ममता बनर्जी का, मायावती जी का, जयललिता का, इनकी पार्टी के अंदर भी आप जाके देखिए तो ये अकेली शायद थी। ममता बनर्जी जी ने किसको आगे बढ़ाया, जयललिता जी ने किसको आगे बढ़ाया, मायावती जी ने किसको आगे बढ़ाया? नहीं, मैं हमने उनके वो निर्णय क्षमता के आधार पर उनका नाम ले रहा था कि वो एक निर्णय क्षमता में, उन पर आप चैलेंज नहीं कर सकते। नहीं, उन्होंने बड़े फैसले किए। उनकी जो निर्णय क्षमता थी वो केवल आप इस नजरिए से देख रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या फैसले लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली, बट उन्होंने उस स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाने के लिए क्या फैसला लिया? अभिषेक को बनाया आगे, वो आनंद के लड़के को आगे बढ़ा रही हैं। ये क्या है? मैं यहां नहीं कह रहा हूं कि आप बायस होकर के किस काम को करें, लेकिन आप सोचिए वहां भी एक पेट्रियार्कल सोच आ गई कि विमेन हेड है पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन वो आगे किसको बढ़ा रही है? अपनी फैमिली के आदमी को। क्या उस पार्टी में कोई महिला योग्य नहीं थी? अब इसको गंभीरता समझिए। नाम इसलिए हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल के लिए। इट इज नॉट अबाउट ममता जी या मायावती जी, इट इज अबाउट द थिंकिंग ऑफ योर माइंड। आपकी वायरिंग ऐसी की गई है कि आप उससे बाहर सोच नहीं पा रहे हैं। क्या ये भी एक फिलोसफिकल क्वेश्चन हो सकता है कि एक लेवल पे जाके वो सारी सोच एक जैसी हो जाती है, चाहे वो महिला सोचे चाहे पुरुष सोचे? क्या ये भी है? या जितनी महिला एमपी हैं, महिला अधिकारी हैं, वो क्या डिसीजन ले रही है, कैसे ले रही है? तो मुझे लगता है जो पेट्रियार्कल सोच है ना, इसको पुरुष से हटा करके एक दूसरी तरीके से देखना चाहिए, जो हम बोर्ड रूम में भी देखते हैं, जो हम पॉलिटिकल पार्टी में भी देखते हैं और जो हम बिजनेसेस में भी देख रहे हैं। ये गंभीर चिंता की बात है। लेकिन मैं आपसे इसलिए जी 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 नहीं, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। तो उस प्रोसेस को हमें ब्रेक करने की जरूरत है कि आप ये मान के उसको नहीं बढ़ने दे रहे हैं कि वो बाहर की है, एक, या आपको उसकी क्षमताओं पे शक है कि वो कर नहीं पाएंगी, और लड़का कितना ही बेवकूफ क्यों ना हो लेकिन वही आगे बढ़ाएगा। तीसरा, तो ये तो पूरी तरीके से एक बहुत ही गलत और बेसिक डिफेक्ट वाली सोच है, और हमें इसको ब्रेक करने की जरूरत है। क्यों नहीं ब्रेक हो रही है? कि मैं जैसे, मेरे ख्याल में आपने ये बात कई बार उठाई है कि ये विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं, ये पुरुष रिजर्वेशन बिल है, और पुरुष ही ये तय कर रहे हैं यार अपनी सीट नहीं कम होनी चाहिए, उनको थोड़ा एडिशनल दे दो, अपनी नहीं कम होनी चाहिए। अपनी कम नहीं होनी चाहिए।
अब ये क्या सोच है भाई, क्यों नहीं कम होनी चाहिए आपकी? अगर 50% इस देश में महिलाएं हैं तो आधी आधी हर चीज होनी चाहिए। तो आप उनको आधा देने के लिए नंबर बढ़ा दो पहले, जिससे कि अपना कम नुकसान ना हो। जी। दिस इज द कॉन्ट्रडिक्शन, और इसी के बीच में हम रह रहे हैं। लेकिन आप मुझे बोर्ड रूम की उन महिलाओं के नाम बताइए जो सक्सेसफुल रहे, भले ही वो फैमिली से आई हों, क्या वो बोर्ड रूम में रहकर उन्होंने अपने बिजनेस को, अपनी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? क्योंकि वो पॉजिटिव साइड जब आएगी तो हो सकता है कि कुछ लोग और आगे बढ़े। कई महिलाएं ऐसी विजय, जिसे किरण मजूमदार शौक में एक सक्सेसफुल वुमन मानता हूं, और उन्होंने बायोकॉन नाम की कंपनी, बायोकॉन बायोलॉजिक्स, बहुत ही शानदार कंपनियां बनाई उन्होंने, और पूरी दुनिया में उन कंपनियों का नाम है। तो उन्होंने करके दिखाया और डिसीजन लिया। वो एक बहुत ही एम्पावर्ड वुमन है। वो अपने फैसले लिए और बिजनेस फ्रेटर्निटी में फैसले लिए, और फार्मा जैसा एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम जहां पे इतनी केमिस्ट्री है, उसको उन्होंने करके दिखाया। वो एक लोगों के लिए मिसाल होनी चाहिए। पिरामल फैमिली, अब आपने फैमिली तो पिरामल फैमिली जो पिरामल फार्मा, पिरामल फाइनेंस, एक बड़ा ग्रुप है जो अंबानी जी के समधी भी हैं। समझी हम। उनकी फैमिली की एक लड़की है नंदिनी पिरामल, जिसने अपनी पिरामल। एक कंपनी पिरामल फार्मा चला रही है वो, और सक्सेसफुली चला रही है, बहुत मेहनत से चला रही है। अब मैं उसकी एक आध बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का मुझे मौका मिला, तो उसकी बात सुन के आपको लगेगा कि इसके अंदर वो जुनून है जो एक जनरली मेल बोर्ड में आप देखते थे, वो उसके अंदर अकेले वो कर रही है। वो यूएस में रहती है, बहुत मेहनत कर रही है। तो ऐसा नहीं कि एकदम जीरो है, लेकिन संख्या बहुत कम है। तो इन लोगों को मैं मानता हूं कि बहुत सक्सेसफुली इन्होंने किया। अगर एक कंट्रोवर्शियल पार्ट हटा दें, तो मैं चंदा कोचर को भी एक सक्सेसफुल वुमन मानता हूं, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन उन्होंने एक देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक को बहुत अच्छे से चलाया। अब बाद में वो कंट्रोवर्सी आ गई, उस डिबेट में नहीं जाते, लेकिन अब एक प्योर इस नजरिए से देखें तो चंदा कोचर ने एक बड़ा बैंक चलाया, बहुत लंबे समय तक उस बैंक को उन्होंने चलाया। तो लेकिन ये इसमें भी ये उनका। चंदा कोचर जी का आपने नाम लिया, ठीक है, आपने कहा कि कंट्रोवर्सी भी रही, जो भी हुआ। अब ऐसे तो हजार मेल्स होंगे जिन्होंने बैंकों में घोटाले किए, बिल्कुल किए, बिल्कुल बिल्कुल तो सही, फिर बिल्कुल आप सही। उनको तो खारिज इसलिए नहीं करते क्योंकि पुरुषों को तो हटा ही दो। नहीं, मैंने इसलिए ये बात कही कि जैसे ही मैं नाम लूंगा चंदा कोचर का, तो लोग चार लोग मुझे ये सुनाएंगे, देखो उनके साथ तो ये भी हुआ। तो मैंने इसलिए कहा उसको आप हटा हाँ, दीजिए, लेकिन वो पुरुष भी तो उनके जो साथी बिजनेस में करें। चेयरमैन रहे हैं बैंकों के या और जगह पर, उनमें तो एग्जैक्टली। कितने ही लोग हैं। एक्सिस बैंक में शिखा स्वरूप, नहीं, शिखा शर्मा ने, सॉरी, स्वरूप नहीं, शर्मा ने, शिखा शर्मा ने जबरदस्त काम किया, वो भी उसको हेड करके रही है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। कई सारी विमेन आईएएस अफसर हैं। अनफॉर्चुनेटली दो को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन समझ जाना चाहिए लोगों को। साउथ में है दोनों महिलाएं, और उन्होंने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की, लेकिन उनको परेशान किया गया और उनको शंट करके लूप लाइन में डाल दिया गया। तो ये देखिए, यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है कि वो आईएएस है, वो एनवायरमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहती है, या कुछ बढ़िया काम कर रही हैं, तो वो उनको जम नहीं रहा है, या तो पॉलिटिकल पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, या नेताओं को समझ में नहीं आ रहा, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो ये भी एक साथ के साथ, तो कुछ कुछ पॉकेट में बहुत अच्छे काम महिलाएं कर रही हैं, लेकिन मैं अगेन कह, इतनी कम संख्या है उनकी कि उनको मतलब कितने 100 साल लगेंगे कि इस लेवल पे आए कि लोग उनसे इंस्पायर हो सके। तो इंदिरा जी की पार्टी है, देखिए आप, अब मैं एक बुरा आलोचना के रूप में कह रहा हूं, इंदिरा जी की पार्टी में प्रियंका जी को क्यों नहीं कमान दी गई, राहुल जी को क्यों दी गई? क्या सोनिया जी को पुत्र मोह है? इसका कोई जवाब दे मुझे। ये कोई लॉजिकल रीजन है कि नहीं, प्रियंका जी को साइड रखा जाएगा, राहुल जी को ही प्रमोट किया जाएगा? वाई? तो शायद ये हमारी सोच में कहीं ना कहीं भर गया है। ऐसा नहीं कि बोर्ड रूम में महिलाएं हैं नहीं, बहुत सारी हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन हम उनको प्रमोट नहीं करते हैं, हम उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। कई रिपोर्ट्स तो ऐसी बताती हैं कि उनके रेमुनरेशन में भी डिफरेंस होता है। हाँ, बहुत जगह पर ये खबर होती है कि रेम्यूनरेशन में बहुत फर्क होता है, बराबर का एग्जैक्टली। काम करते हुए भी बराबर पैसा नहीं दिया जाता। वो तो यस। स्पोर्ट्स में भी चल रहा था, अभी तक चल ही रहा है, या अब कम हुआ है कि जो क्रिकेट में हमारे मेल टीम है और फीमेल टीम है, उसमें बहुत फर्क था उनकी नहीं, टीम। जब तक आप उनको ग्रो करने नहीं दोगे, तब तक आपको कैसे पता लगेगा? मैं तो उदाहरण बताया आपको कि इतनी सक्सेसफुल महिलाएं हुई हैं, और भी बहुत सारी बिजनेस में, हमारे फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत कम है। इस जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं, इस विषय पे देवीना मेहरा जी ने तो एक आर्टिकल ही लिख मारा है।
उन्होंने ट्विटर में एक बहुत लंबा थ्रेड लिखा और मुझे भेजा भी है, चूंकि वो लखनऊ की है तो हम उनको जानते हैं, तो उन्होंने लिख के भेजा, देखो इतना लंबा थ्रेड, और वो उन्होंने इसी बात पे लिखा है जो मुकेश अंबानी जी की बहू के ऊपर, वो चूंकि उनको मिला है तो उन्होंने एक लंबा थ्रेड लिखा कि क्यों मिला, कैसे मिला और इस समय स्थिति क्या है। तो महिलाएं हैं लेकिन उनकी आवाज को दरकिनार किया जा रहा है, सुना नहीं जा रहा है। उनकी कैपेबिलिटी में मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन उनको मौके नहीं दिए जा रहे, ये भी उतना ही बड़ा सच है। उनको साइड कर दिया जाता है। अच्छा, इसका उल्टा मुझे कोई उदाहरण बताइए, आप इतना वहां बिजनेस बोर्डरूम में रहते हैं, कि कोई ऐसी महिला हो, मतलब कोई नाम भले ही मत लें, जिसने बिजनेस डुबो दिया हो, तो फिर कोई मेरे को ये ना कहे अरे यार तुम हमारी कंपनी और डुबोना चाहते हो। नहीं, मतलब देखो वैसे तो ऐसा बहुत तो सारे मेल्स बेटों ने बहुत सारी कंपनियां डुबो दी, लेकिन हाँ। जो लोग सपोर्ट नहीं करते वो ये बात कहते हैं, उनका एक लॉजिक होता है। इंस्टेंट मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, लेकिन एक आध बिजनेस ऐसा था जो उन्होंने डुबो दिया। तो वो इसलिए नहीं डुबाया कि वो महिला थी, हाँ, वो इसलिए डूबा क्योंकि बिजनेस ही खराब था। तो पुरुष होता वो भी डुबो देता। तो इसलिए ये एग्जाम्पल कोट करना ठीक नहीं है। हाँ, मुझे नहीं वो कंपनी ठीक का है, नाम मैं तो याद कह आ रहा हूँ कि भाई इतने बेटों ने जो कंपनियां डुबोई है उनको तो हम याद ही नहीं करते। एग्जैक्टली, कंपनी का नाम मुझे याद आ गया, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। वो बिजनेस ठीक है। डूब गया। हाँ। लेकिन उस समय भी मैंने सोचा कि यार ये बिजनेस क्यों डूबा, क्या इसकी वजह से डूबा? तो मुझे लगा नहीं, इसकी वजह से नहीं डूबा है, ये बिजनेस ही फॉल्टी था, इसलिए डूबा। कोई भी होता तो नहीं डूबा तो मुझे देता। समझ क्यों नहीं आ रहा ये बात, क्योंकि पॉलिटिकल जो लोग हैं वो कन्वेंशनल होते हैं नॉर्मली, और वो उनके पास सोशल प्रेशर होता है। बिजनेस में जो लोग हैं, मैं ऐसा समझता हूँ, वो अनकन्वेंशनल होते हैं। एक्चुअली कन्वेंशनल लोगों से बिजनेस हो नहीं सकता, और वो रिस्क टेकिंग लोग होते हैं माइंड थॉट प्रोसेस में। तो जो रिस्क लेना बिजनेस की एक वो है, पहचान है, किसी तरह से मैं समझता हूँ। वे यहाँ पे फिर आप वो ना, लोग मुझे क्यों नहीं करते? मैं आपसे एकदम बिल्कुल सहमत नहीं हूँ इसमें, नहीं है। 0%। अच्छा, बिजनेस में रिस्क नहीं लेते? मैं समझता हूँ जो रिस्क नहीं लेते हैं नहीं वही नहीं, बिजनेस करते हैं। बिजनेस में रिस्क भी लेते हैं। जो आपने कहा ना कि पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो कन्वेंशनल सोच के होते हैं और बिजनेस वाले खुले दिमाग के होते हैं, मैं इससे सहमत हूँ। नहीं, मैं कन्वेंशनल इसलिए कह रहा हूँ कि उनके ऊपर सोशल प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर होता है, उनको बहुत सारी चीजें सोचने की, इसका फैसला नहीं उनके राजनीतिक भविष्य पर क्या पड़ेगा, लेकिन बिजनेसमैन को तो अपनी कंपनी को देखना है। विजय जी, बेसिक इंस्टिंक्ट दुनिया में किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। आप जिसको सबसे प्रोग्रेसिव फील्ड मानते होंगे कि आर्टिस्ट है, क्रिएटिव है, एड फील्ड है, वो तो बहुत खुले दिमाग के क्रिएटिव लोग हैं। वहां पे भी बेसिक इंस्टिंक्ट ही काम करती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन चार के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। बाकी जो कर रहा बातें बकवास कर रहा है। मैंने अपने इन आंखों से 30 साल के करियर में देखा है कि विम्स एंड फैंसीज पर डिसीजन लिए जाते हैं। ये बकवास है कि मैं बहुत खुले दिमाग से डिसीजन लेता हूं, मैं बहुत सोचता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। इसी चारों के फ्रेमवर्क में डिसीजन लिए जाते हैं, चाहे पॉलिटिशियन हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे जो हो, सब इसी फ्रेमवर्क में डिसीजन लेते हैं और उसको साबित करने के लिए वो पूरी ताकत लगा देते हैं। मैंने सोचा कि मुझे इस तरह का एक चैनल बनाना चाहिए, मुझे इस तरह का एक शो लॉन्च करना है, ये मेरी चॉइस थी। फिर उसको सही साबित करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोच रहे हैं और उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाऊं। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं वो प्रोडक्ट बनाऊंगा। ये हर दिन हर घड़ी हो रहा है। इसलिए मैं आपकी उस बात से सहमत नहीं हूं कि इस फील्ड के लोग बहुत खुले दिमाग सोचते हैं। सब एक जैसा सोचते हैं, हमको नहीं दिखता खाली नहीं, अलग है। मेरा फोकस वो था कि भाई बिजनेसमैन जो है रिस्क लेने की एक क्षमता उनमें होती है, या हाँ, तो एक रिस्क लेंगे ना। रिस्क लेने की रिस्क वो ले सकते हैं। रिस्क पॉलिटिकल तो लीडर देखिए, ऐसा नहीं करते हैं नॉर्मली। नहीं, पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं ना, महिलाओं को टिकट दे रहे हैं ना। अब ये मोदी जी रिस्क ले रहे हैं ना कि आधी हाँ, रिजर्वेशन करेंगे और खूब सारी महिलाओं को सांसद लेकिन में 40 लाएंगे। साल लग गए ना इस बात को करते, रिस्क लेते लेते। जिन्होंने 40 साल पहले ही कर दिया था, तो उन्होंने कौन सा बहुत महिलाओं को बोर्ड में बैठा दिया? 50%? या कौन सी बोर्ड में बैठी है? मैंने क्या कहा, मोदी जी अब 40 साल बाद कर रहे हैं और इधर 40 साल पहले हो चुका था, लेकिन एंड रिजल्ट क्या है? दोनों सेम। भारत में 5600 कंपनियां लिस्टेड हैं, कितने की चेयरमैन है महिलाएं? और उधर 75 साल से आजादी चल रही है हमारी, कितनी महिलाएं संसद में चुन के आती हैं? सेम है सर, कुछ फर्क नहीं है। ये हमारे दिमाग को, हमको ऐसा लगता है कि बिजनेस वाले बड़े खुले दिमाग के होते हैं, नहीं होते। वो बेसिक इंस्टिंक्ट लेकिन पे ही सोचते हैं। ठीक है, आखिरी सवाल के तौर पर मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये बहस बहुत वैचारिक जैसी है, हम लोग सोचते हैं इसको। जी।
कि क्या ये कह सकते हैं कि जो महिलाएं, मैं फिर से फैमिली पे नहीं जा रहा क्योंकि फैमिली वाले ही बिजनेस बोर्ड रूम में जो बैठी हैं, वो महिलाओं ने उस इंडस्ट्री को, उस बिजनेस को एक नई ताकत या एक नई सोच दी है, ऐसा आप सोचते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सोचता हूँ। महिला किसी भी रूप से बोर्ड में पहुंची है, चाहे वो परिवार के थ्रू पहुंची हो, अपनी मेहनत से पहुंची है, उसने उसमें एक नया पर्सपेक्टिव डाला है, क्योंकि मैंने इंटरेक्ट किया है ऐसी महिलाओं से जो बोर्ड में किसी भी जरिए से पहुंची हो। जब आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो आपको दिखता है कि इसके अंदर एक नया पर्सपेक्टिव है, एक नई सोच है, आंखों में चमक है, कुछ करना चाहते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, भले वो फैमिली के थ्रू आई हो, लेकिन उनको आगे बढ़ने का रास्ता बनाया गया है, इसमें दिक्कत होती है। तो मुझे उनकी कैलिबर में मैंने कहा कोई डाउट ही नहीं मुझे। देखिए, एक बड़ा बेसिक चीज है, जो फैमिली के थ्रू आ रहा है बोर्ड में, उसकी तो नस नस में बिजनेस भरा हुआ है, हाँ, उसके लिए डिसीजन मेकिंग बहुत आसान है, करने दो खाली आप। और और उसका जो अपनी उसका मेहनत से आया है, रिस्क एरिया भी कम है। उसका रिस्क एरिया भी कम है, बल्कि वो तो और ज्यादा खुल के रिस्क लेगी कि हाँ, भाई हमें तो कोई डर भी नहीं है, हम तो हाँ, फैमिली से ही हैं, कोई निकाल तो देगा नहीं उसको। हाँ, निकाल नहीं देगा। और जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो सीख के आए हैं हम, जो मेहनत करके पहुंचा है उसके अंदर कैपेबिलिटी, दोनों कैलिबर से पहुंच रहे हैं। तो मैंने कहना कि रास्ता कोई भी तरीके से आया हो, चाहे वो नंदिनी पीरामल हो, चाहे वो चंदा कोचर हो, चाहे जिस रास्ते से वहां वो पहुंची हो, वो पहुंची, या इवन सेबी चीफ बनी थी अभी एक लेडी, हाँ जी, उन्होंने बहुत धमाल काम किया। बाद में फिर उनके साथ भी कंट्रोवर्सी जुड़ गई, या वो सही है झूठ है वो हम उस पर नहीं जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते कि वो लोग काम नहीं कर सकती, वो किसी भी रास्ते, चाहे फैमिली के थ्रू है, चाहे डायरेक्ट अपनी मेहनत से है, कैलिबर है, काम कर सकती हैं, मौका नहीं मिलता या उनको सस्टेन नहीं करने दिया जाता। चलिए सर, इस पर चर्चा करेंगे। मेरे हिसाब से ये कुछ अच्छा विषय था। अब बहुत सारे लोग इस पर भी चर्चा करना नहीं चाहते कि भाई ये तुम बहुत ही ज्यादा फैशनेबल हो गए हो। नहीं, जैसे कुछ एक फील्ड है सर, मुझे लगता है कि उन फील्ड में महिलाओं को ज्यादा प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि ये साइकोलॉजिकली चीजें बताती हैं कि कहाँ पे किसकी थिंकिंग ज्यादा वर्क करती है। थोड़ा सा अगर आप एजुकेशन और हेल्थ केयर फील्ड में महिलाओं को ज्यादा प्रमोट करें तो उनके अंदर एम्पैथी पुरुष से ज्यादा होती है, वो ज्यादा अच्छे उस काम को कर पाएंगे, बेटर रिजल्ट्स आएंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो नहीं, अब कुछ तो ऐसे ऐसे तो आर्ट एरियाज फील्ड हैं, होता है, आर्ट फील्ड को एक तरह से आर्ट वो माना फील्ड जाता है, फेमिनाइन माना जाता है, लेकिन वहां कौन सी जगह मिल रही है? कितने डायरेक्टर्स नहीं बॉलीवुड में मिल आपके मित्र हैं? हाँ, नहीं मिल रही, बिल्कुल नहीं मिल रही। बॉलीवुड तो मतलब उसकी तो कहानी आप जिस दिन को मैं 2 घंटे का शो करूंगा कि वहां की महिलाओं को कुछ कोई राइट वाइट नहीं है, हाँ, सब तो वही हीरो कह रहे हैं, सेंट्रिक फिल्में बन रही हैं, सारी हीरो महिलाओं को सेंट्रिक सिर्फ फिल्म। नाच गाने के लिए रखा जा रहा है। अब इससे अब हाँ, हाँ, अच्छा आपने भी कहा था ना कि क्रिएटिव लोग वो खुले दिमाग के होते हैं, देख लीजिए सर बॉलीवुड को आप कि महिलाओं को सिर्फ गाने के लिए रखा है था, आइटम सॉन्ग करने के लिए। आइटम सॉन्ग के लिए। तो ठीक, चलिए सर, चर्चा रखेंगे, फिर किसी विषय पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला दिन आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपने घर में कोई लड़की हो, कम से कम उसे रोकिए तो मत, उड़ने दीजिए। एक लास्ट में कि जी, अगर आप लड़के की 10 गलतियां माफ कर रहे हैं ना, तो उसकी 12 माफ करिए। क्या बात है। थैंक यू, ये अच्छी बात। टेक केयर।